हेलो एंड वेलकम टू द सिविल सर्विस एज। आज हम इंडियन पॉलिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो गाइज लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर दिस। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा 1947 से। हम इससे पहले का बैकग्राउंड देखेंगे, क्या लीगल रिफॉर्म्स, क्या चीज़ें करी थी लीगल वेज में ब्रिटिशर्स ने। उसके बाद हम देखेंगे, इसको मिडिल में हम रखेंगे कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो एडॉप्ट हुआ था 1949 में। फिर उसके बाद का हम 2025 तक का हम पूरा भारत देखेंगे इन दिस लेक्चर्स सीरीज़। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड एवोल्यूशन। तो देखो, ब्रिटिशर्स क्या हुए, ब्रिटिशर्स जब इंडिया आए तो वो 1600 AD में आए, बट आए कैसे? थ्रू एज अ ट्रेडर। अब ट्रेडर आएंगे, फॉर एग्जांपल एक कंट्री है, वहाँ पे अगर ट्रेडर आना हो, कहीं ट्रेड करना है, तो वो एक्सक्लूसिव राइट्स लेके आएंगे, कुछ राइट्स लेके आएंगे। ठीक है, परमिशन लेके आएंगे। तो परमिशन कौन सी? एक्सक्लूसिव राइट्स लिए ट्रेडिंग के। किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने, थ्रू ब्रिटिशर क्वीन। ठीक है, जिसका नाम था क्वीन एलिजाबेथ। इन्होंने क्वीन एलिजाबेथ से परमिशन ली एक्सक्लूसिव राइट्स के, ट्रेडिंग के, और ये भारत आते हैं 1600 AD में। अब क्या करते हैं ये 1765 में, जो कि आप ये मान लो कि उस टाइम पे 1765 में बक्सर का युद्ध हो गया था। उसके बाद जब बक्सर का युद्ध हुआ, ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि ये ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद करते हैं। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, जब ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद करते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि ये उस टाइम के जब जो वहाँ के जो उस टाइम के जो एम्परर थे, शाह आलम टू, जब वो उसमें हार जाते हैं तो ये ट्रीटी करते हैं, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद वे ब्रिटिशर से। उसमें क्या करते हैं, ये उनके दीवानी राइट्स दे देते हैं। कहाँ के राइट्स देते हैं? बंगाल, बिहार और उड़ीसा के। अब दीवानी राइट्स क्या होता है, क्वेश्चन ये अराइज होता है। तो दीवानी राइट्स होते हैं जहाँ पे आपको राइट्स मिल जाते हैं कि आप वहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हो और आपको सिविल जस्टिस की भी परमिशन मिल जाती है। तो आपको यहाँ पे देखने मिलेगा कि ये ब्रिटिशर्स आए तो थे कैसे? एज अ ट्रेडिंग करने के लिए, बट ये क्या कर रहे हैं, अब आपका रेवेन्यू भी कलेक्ट कर रहे हैं विलेजेस से। ठीक है, कहाँ से? बंगाल से, बिहार से, उड़ीसा के विलेजों से। यहाँ पे आपको दीवानी राइट्स ये ले रहे हैं। तो आप देखोगे कि यहाँ पे टेरिटोरियल पावर की तरह डेवलप हो गए। तो मतलब आए एज अ ट्रेडिंग कंपनी की तरह, बट एज अ टेरिटोरियल पावर अपने आप को डेवलप कर लिया ग्रेजुअली। फिर क्या होता है, ये सब चीज़ों को देखते हुए 1858 में सिपॉय म्यूटिनी होती है। ठीक है, ब्रिटिश क्राउन यहाँ पे अज्यूम करते हैं डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया। दिस रूल कंटिन्यू अंटिल इंडिया वॉज ग्रांटेड इंडिपेंडेंस इन 1947। अब होता क्या है, ग्रेजुअली ऐसे टास्क आपने पढ़े होंगे हिस्ट्री में कि 1858 में सिपॉय म्यूटिनी होती है, जहाँ पे हमारी रानी लक्ष्मीबाई और अदर्स जो हैं हमारे फ्रीडम फाइटर्स लड़ते हैं। उसके बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली ये प्रोसेस चलती जाती है, और होता क्या है कि जो ब्रिटिश साम्राज्य होता है उसके जो क्वींस होती हैं वो ये डिक्लेयर करती हैं कि ये जो पूरी चीज़ हुई है, ठीक है, ये प्रोसेस चलता गया और 1947 में जो है भारत जो है आज़ाद हो जाता है। लेकिन जब भारत आज़ाद होता है तो उसके बाद का जो चैलेंज है वो हम देखेंगे, वो क्या होता है। विद इंडिपेंडेंस केम विद द नीड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमें एक संविधान की आवश्यकता पड़ती है, और सबसे पहले सजेस्ट करा जाता है बाय एम एन रॉय सजेस्ट करते हैं 1934 कि हमें संविधान जो है बनाना चाहिए। ये आज़ादी से पहले ही इन्होंने बता दिया था। फिर हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म होती है 1946, एंड ऑन जनवरी 26, 1950 द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू एग्जिस्टेंस। मतलब 1949 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट कर लिया जाता है, और 1950 में जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा बीइंग में आ जाता है। ठीक है, फिर आगे करते हैं। अब इस ड्यूरेशन में, मतलब अगर अब मैं बात करूं कि हमारा 1600 AD से लेके 1950 तक, जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्टेंस में आता है, इसके ड्यूरेशन में जो भी इंसिडेंट्स घटे, ठीक है, जितने भी ब्रिटिश रूल्स के इवेंट हुए, वो सारे हम ग्रेजुअली टॉपिक वाइज देखते जाएंगे। अब वो देखेंगे हम कैसे। देयर आर सर्टेन इवेंट्स इन ब्रिटिश रूल दैट लेड डाउन द लीगल फ्रेमवर्क। हम सारे लीगल फ्रेमवर्क देखेंगे फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन द ब्रिटिश इंडिया। तो सबसे पहले हम बैकग्राउंड की बात करते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। उसमें हम देखेंगे कि ब्रिटिश रूल ने जो लीगल फ्रेमवर्क थे उनको कैसे लेड डाउन करा, और उसके अंदर कैसे गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशंस की फंक्शनिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन की फंक्शनिंग को भी इन्होंने कैसे मेंटेन करा। फिर आगे, दीज इवेंट्स हैव ग्रेटली इन्फ्लुएंस आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। और आज का अगर हम अपने जो संविधान देखें, उसको काफ़ी इन्फ्लुएंस करा है हमारे संविधान को। और हम देखने को मिलेगा कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, उसमें से भी हमने काफ़ी सारी चीज़ें ली हुई हैं, ठीक है। ये कब हुआ था? 1947 से पहले, मतलब आज़ादी से पहले। तो होता क्या है कि जब 1600 में आ जाते हैं ब्रिटिश ट्रेडर, फिर वो एक रेगुलेटिंग एक्ट बनाते हैं जब वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, ठीक है। तो पार्लियामेंट में ये, ब्रिटिश की पार्लियामेंट में ये एक्ट बनता है। तो अब होता क्या है कि जब ये पता लगता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी में काफ़ी ज़्यादा करप्शंस, काफ़ी ज़्यादा करप्ट एक्टिविटीज़ होने लगी हैं, तो वहाँ की गवर्नमेंट, पार्लियामेंट क्या करती है, ब्रिटिश पार्लियामेंट वो करती है कि उस चीज़ को रेगुलेट करने लगती है। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने की कोशिश करती है। इसलिए ये एक्ट बनता है जिसे कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अब इस एक्ट में होता क्या है? तो ये फर्स्ट स्टेप टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब हमने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो काफ़ी करप्ट हो गई है, तो वहाँ पे क्या करने की कोशिश करते हैं कि पहले उसको कंट्रोल करेंगे और रेगुलेट करेंगे जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स होंगे। अब उन्होंने एक फाउंडेशन, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का एक फाउंडेशन लेड करा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। फिर गवर्नर जनरल बनाए गए बंगाल के, ठीक है। जो गवर्नर जनरल थे, गवर्नर थे जो बंगाल के उस टाइम पे, उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया, जो कि वॉरेन हेस्टिंग थे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये पूछ लेते हैं कई बार एग्जाम्स में। फिर इस्टेब्लिश्ड एज अ सुप्रीम कोर्ट एट कोलकाता। कोलकाता में जो है क्या करते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट को क्या करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं। तो पहली बार सुप्रीम कोर्ट कोलकाता में इस्टेब्लिश होता है, वो 1774 में होता है, ठीक है। फिर इसके जो फर्स्ट चीफ जस्टिस थे वो थे इल्जा इम्पे। सर इल्जा इम्पे वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज जो थी वो सबॉर्डिनेट हो जाती हैं किसके? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। मगर मैं बात करूं तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, पहले देखो, गवर्नर जनरल जो थे विलियम बेंटिक थे, उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया जाता है और उनके सबॉर्डिनेट में बॉम्बे एंड मद्रास को रख दिया जाता है। फिर क्या होता है? प्रोवाइड द सर्वेंट ऑफ द कंपनी फ्रॉम एंगेजिंग इन एनी प्राइवेट ट्रेड और एक्सेप्टिंग ब्राइब ऑफ फ्रॉम द नेटिव्स। तो क्या इन्हें एक प्रोसेस और एक प्रोविज़न और रखा कि भाई आप लोग जो है प्राइवेट ट्रेड में इंक्लूडेड नहीं होगे, आप ना ही आप कोई भी ब्राइब्स लोगे, ना ही आप कोई घूस लोगे, ना ही आप कोई भी प्राइवेट ट्रेड कर सकते हो अनटिल एंड अनलेस आपको कोई परमिशन दी जाए तब तक। फिर कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर द कंपनी स्ट्रेंथन। फिर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनका जो कंट्रोल जो था ईस्ट इंडिया कंपनी में उसको स्ट्रेंथन करा गया, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। रिक्वायरिंग द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स गवर्निंग द बॉडी ऑफ द कंपनी टू रिपोर्ट द रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स। तो मतलब जितने सिविल, मिलिट्री एंड जो आपके रेवेन्यू अफेयर्स थे, CMR, जो भी आपके अफेयर्स थे, वो कौन? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या कर रहे थे? वो रिपोर्ट कर रहे थे ब्रिटिश पार्लियामेंट को, या फिर आप कह लो क्वीन को। इज़ दिस क्लियर? तो एक बार इसको ग्लिम्स देख लेते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में क्या हुआ कि कंट्रोल एंड रेगुलेट करे गए ईस्ट इंडिया कंपनी को, उनका लेट फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन करा गया। गवर्नर जनरल जो गवर्नर थे बंगाल के, उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया, वो थे विलियम बेंटिक। उसके बाद उनको सबॉर्डिनेट कर दिया गया बाय मद्रास और बॉम्बे को, ठीक है। प्रोहिबिट कर दिया गया प्राइवेट ट्रेड से और इंगेजिंग एनी ब्राइब्स, ठीक है। फिर साथ ही साथ उनका जो अपना कंट्रोल था ईस्ट इंडिया कंपनी में, तो उसको भी स्ट्रेंथन करा गया। फिर एक्ट ऑफ 80 सेटलमेंट आया 1781 में। इसमें क्या होता है कि ये लोग सेटलमेंट कर लेते हैं, कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी विद द पार्लियामेंट्स मेंबर के साथ, कुछ पार्लियामेंट मेंबर्स के साथ। तो ये कुछ टाइम तक चल जाता है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी पार्लियामेंट मेंबर्स को घूस दे देती है, तो इनके पे इतना जो है जो लीगल सैंक्शंस नहीं लगते और ये कम से कम 20 साल तक चलता रहता है, ठीक है। फिर कुछ साल तक ये चलता रहता है, ठीक है, 80 शायद 2-3 साल तक ये चलता रहता है, क्योंकि ये ब्राइब दे दी गई थी इनको। बट फिर नॉनदलेस फिर ये पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 आता है। अब इसमें क्या करते हैं 17 पिट्स इंडिया एक्ट में, तो उस टाइम के PM थे, तो उन्होंने क्या करा, एक एक्ट और लेके आए। कंपनीज की जो वो थी एक्टिविटीज़ थी वो कंट्रोल नहीं हो रही थी, तो पिट्स इंडिया एक्ट लेके आए। तो उसमें क्या था, कंपनी इंडियन टेरिटरी वर द फर्स्ट टाइम कॉल्ड द ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। तो कंपनीज़ को जो है इंडियन टेरिटरीज़ में, तो ये बोला गया कि भाई जो ब्रिटिश का पोजीशन इंडिया पे हो गया है। फिर डिस्टिंग्विश कॉमर्शियल्स एंड पॉलिटिकल फंक्शंस, तो मतलब जो कंपनी के जो फंक्शंस थे उसको कॉमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस में डिस्टिंग्विश कर दिया गया। अब जो कॉमर्शियल फंक्शंस देखेंगे वो देखेंगे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स
और जो पॉलिटिकल फंक्शंस देखेंगे वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेंगे। तो मतलब 2 पार्ट्स में डिस्टिंग्विश कर दिया गया पिट्स इंडिया एक्ट में। तो आपने देखा 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसमें क्या करते हैं कि रेगुलेट करने की कोशिश करी गई बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। और उसके बाद जब पिट्स इंडिया एक्ट लेके आते हैं 1784 में, ये क्या करते हैं, ये स्ट्रेंथन करते हैं। फर्स्ट टाइम ब्रिटिश पोजीशन की बात करी गई इंडिया में, ठीक है। फिर ये कॉमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन को सेग्रीगेट कर देते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है। और इसको जो ईस्ट इंडिया कंपनी को जैसे ही सेग्रीगेट करते हैं तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इसके कॉमर्शियल फंक्शंस देखते हैं और जो इसके जो पॉलिटिकल फंक्शंस होते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखते हैं। फिर आगे आता है कार्टर एक्ट ऑफ 1883। अब कार्टर एक्ट ऑफ 1833 में क्या होता है कि ये ब्रिटिश की कुछ चीज़ों को अबॉलिश कर देते हैं, जैसे कि अबॉलिश द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी इन इंडिया, ठीक है। तो जितनी भी ट्रेड की मोनोपोली थी वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की वो अबॉलिश कर देते हैं, ठीक है। अकेले वही नहीं करेंगे, बट एक्सेप्ट 2 थिंग्स, टी एंड ट्रेड विद द चाइना, मतलब 2 चीज़ के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी कर सकती है ट्रेड जिस पे उनकी मोनोपोली रहेगी। देन आता है अलाउड द क्रिश्चियन मिशनरी टू स्प्रेड अ वेस्टर्न एजुकेशन। तो क्रिश्चियन मिशनरीज क्या कर सकती हैं, वेस्टर्न एजुकेशन को स्प्रेड कर सकती हैं इन इंडिया। फिर एम्पावर लोकल्स गवर्नमेंट टू इम्पोज टैक्सेस ऑन पर्सनस एंड पनिश हु डू नॉट पे द टैक्स। तो मतलब इतनी अथॉरिटी भी दे दी गई उनको कि अगर कोई टैक्स पे नहीं करता है उन पर टैक्स भी लगा सकते हो, और टैक्स कोई पे नहीं करता है तो आपको क्या करा जाएगा, आपको पनिश भी करा जाएगा थ्रू द ईस्ट इंडिया कंपनी। ये भी परमिशन दे दी गई, ठीक है। फिर आता है कार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो फाइनल स्टेप टूवर्ड सेंट्रलाइजेशन, मतलब अब जो होगा पूरा सेंट्रलाइजेशन कर दिया गया है आपका किस में, कार्टर एक्ट ऑफ 1833 में। देन गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बना दिया जाता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, विच वाज फर्स्ट लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो वॉरेन हेस्टिंग को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया पहली बार गवर्नर जनरल से, उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया विलियम बेंटिक को। Then laws made under the previous act were called regulations, while the laws made under this act were called as acts। तो इससे पहले जो भी लॉज बने तो उनको रेगुलेशंस बोला गया, बट अब जो एक्ट जो बन के आ रहे हैं उनको एक्ट बोला गया, ठीक है। एंडेड कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी विच वॉज प्योरली एडमिन। तो मतलब जो उनकी कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ थी उसको जो है एंड कर दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी की, और जो अब उसको क्या बना दिया, अब उसको प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया। अब वो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन देखेगी इंडिया का। सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज, ठीक है, इसका भी प्रॉमिस करा गया कि भाई ओपन कंपटीशन करा जाएगा सिविल सर्विसेज के लिए, बट इट वाज ओनली ऑन द पेपर, ठीक है। फिर आगे देखोगे कि आपको 1853 में ये जो है अप्रूव भी हो जाता है। फिर गवर्नमेंट जनरल ऑफ इंडिया हैज़ अ लेजिस्लेटिव पावर ओवर द एंटायर ब्रिटिश इंडिया, बॉम्बे एंड मद्रास लॉज द पावर। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को जो है लेजिस्लेटिव पावर दे दी गई, मतलब दैट ही कैन मेक अ लॉ थ्रू द एक्ट, जो कि आप पास करा सकते हो और आप लॉ बना सकते हो, ठीक है। ये पावर दे दी गई किसको, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को, और गवर्नर जनरल इंडिया को ये पावर दी गई तो उसके सबॉर्डिनेट जो थे बॉम्बे एंड मद्रास, उनकी पावर जो है वो ऑलरेडी लॉस्ट हो गई। फिर गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल बनाया गया, पावर टू अमेंड, रिपील और अल्टर एनी लॉ इन द ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी। अगर देखो पावर दे दी गई है किसी को लॉ बनाने की, तो उसके को ये भी पावर दी गई गवर्नर जनरल काउंसिल की, गवर्नर जनरल काउंसिल में जो कि इनमें पर्टिकुलर मेंबर्स थे XYZ वो जितने भी हो, अब उनको ये भी पावर दे दी गई कि उस एक्ट को वो क्या कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं। कोई भी अगर कोई भी ऐसा एक्ट है, देखो ये स्वाभाविक सी बात है, अगर मेरे को पावर दे दी जाए तो मेरे को ये ऑटोमेटिकली ये पावर मिल जाएगी कि मैं उसको अमेंड कर सकूँ, ठीक है, रिपील कर सकूं। जब मेरे को बनाने की पावर मिल गई तो रिपील करने की भी पावर मिल जाएगी, एंड मैं उसको अल्टर भी कर सकता हूं। तो ये उसी टाइम पे कार्टर एक्ट ऑफ 1833 में ये पावर मिल गई। फिर इंडियन लॉ कमीशन established to codify Indian laws, first chairman was Macaulay। this was important at that time कि मैकॉले को फर्स्ट चेयरमैन बनाया गया हमारा, किस लिए बनाया गया, जो इंडियन लॉज को कोडिफाई करेगा। अगर आप देखोगे इनका इंक्लूजन जो है काफ़ी वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करना था, इंग्लिश को प्रमोट करना था, ठीक है। तो मैकॉले ने ये बहुत बड़ा काम करा, तो इंडियन लॉ को जो है इंडियन जो लॉज को है वो कोडिफाई करा। फिर कार्टर एक्ट ऑफ 1853, दिस इज़ द लास्ट एक्ट ऑफ द कार्टर सीरीज़,
ठीक है। तो ये लास्ट एक्ट था 1853 का। इसके बाद जो आता है वो आता है आपको सेपरेट लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल। अब ये क्या करेंगे, सेपरेट एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव फंक्शंस भी परफॉर्म करेंगे। इट ऑल्सो एस्टेब्लिश्ड गवर्नर जनरल्स लेजिस्लेटिव काउंसिल विच केम टू बी नोन एज इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो गवर्नर जनरल की हमने काउंसिल देखी थी इससे पहले कि जो अमेंड रिपील और वो कर रहा था, क्या अल्टर कर रहा था लॉज को, अब उसको क्या बना दिया गया, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दिया गया, जिसके अंदर 6 मेंबर थे, ठीक है। और जिसमें एक मेंबर शायद 6 मेंबर्स अलोंग विद द लोकल रिप्रेजेंटेटिव, 6 मेंबर थे, उसमें कुछ जो थे वो थे लोकल रिप्रेजेंटेशन थे। दिस लेजिस्लेटिव विंग ऑफ द काउंसिल फंक्शन एज अ मिनी पार्लियामेंट। अब ये मिनी पार्लियामेंट की तरह काम करती थी। फॉर एग्जांपल आप ऐसे देखो कि आगे पढ़ते हैं पहले, फिर मैं आपको बताता हूँ कि लेजिस्लेशन वॉज ट्रीटेड एज अ स्पेशल फंक्शन ऑफ द गवर्नर फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब लेजिस्लेशन वॉज ट्रीटेड एज अ स्पेशल फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। देखो 1853 में क्या हुआ, 1833 में क्या हुआ कि गवर्नर जनरल को लेजिस्लेटिव जो है पावर्स दे दी गई। तो लेजिस्लेटिव पावर दे दी गई किसको, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। अब ये क्या कर सकते थे, ये लॉ फ्रेम कर सकते थे। अगर लॉ फ्रेम करेंगे तो क्या होगा, इनको एक पावर ऑटोमेटिक मिल जाएगी गवर्नर वो लेजिस्लेटिव काउंसिल की। अब वो क्या कर सकता है, वो एक्ट को रिपील कर सकता है, ठीक है। साथ ही साथ वो एक्ट को अमेंड कर सकता है, साथ ही साथ वो एक्ट को अल्टर भी कर सकता है। तो अब ये जो ये हो गई ना जो लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो गई, क्योंकि अगर कोई लॉ बनाना है तो इनके थ्रू ये लॉ बना देंगे और उसको पास करा देंगे, तो साथ में रिपील भी कर सकते हैं। तो फिर इसके अंदर क्या लेके आए ये, इसको फिर 1853 में वाले एक्ट में क्या करा, इसको जो है मिनी पार्लियामेंट बना दिया, या इसको बोला गया कि इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दिया गया। और इसके अंदर इन्होंने रखे 6 मेंबर्स प्लस लोकल रिप्रेजेंटेशन कर दिया गया। देन ओपन कंपटीशन सिस्टम फॉर द सिविल सर्विसेज जो है वो इसमें अप्लाई हो जाता है। आप ओपन सर्विस हो गया, मतलब इंडियंस भी इसमें जो है एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। मैकॉले कमेटी ऑन सिविल सर्विस अपॉइंटेड इन 1854। सो दिस इज़ द कार्टर एक्ट। तो कार्टर एक्ट आप ऐसे देखो, कार्टर एक्ट में क्या हुआ, हमारे 3 एक्ट आए, 1813, 1833 और 1853। अगर मैं आपको इसका जिस्ट बताऊं तो मोनोपोली करी गई किस पे, ट्रेड वगैरह पे, जो ईसीआई को कन्वर्ट कर दिया। फिर ईस्ट इंडिया को 1833 में अगर आप देखोगे प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया, जो कि कौन देखेगा, हमारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दी, देन इनकी पावर्स को इनहेंस कर दिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पावर्स को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें प्रोसेस में आई। आप देखते जा रहे हो कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को एक ट्रेडिंग कंपनी से लेके आपको क्या बना दिया, एक प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया, और जो कि देखेगी सारा एडमिनिस्ट्रेशन करेगी, जैसे कि सिविल सर्विस ओपन कंपटीशन होने लगा। देन आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। अब ये क्यों आता है, ये देखिए आप इसका बैकग्राउंड देखोगे तो 1857 में जो हुआ था, हमारी सिपाही म्यूटिनी हुई थी, 1857 की क्रांति हुई थी, उसमें ब्रिटिश को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था। तो उसकी वजह से ये ब्रिटिश गवर्नमेंट लेके आती है गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1858, जिसको एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट बोला गया। इसके अंदर क्या करा गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की उनकी काफ़ी सारी पावर्स को एबॉलिश कर दिया गया एंड ट्रांसफ़र टू द ब्रिटिश क्राउन। मतलब जो पावर पहले ईस्ट इंडिया कंपनी में हुआ करती थी, वो अब सीधी जो डायरेक्ट पावर होंगी वो इस ब्रिटिश क्राउन पे होंगी, ठीक है। फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को बदल के क्या कर दिया गया, वॉइस रॉय ऑफ इंडिया कर दिया गया, जो कि कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। तो आप देखोगे कि हमारा जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 का, उसमें क्या थे हमारे गवर्नर ऑफ बंगाल, तो उनको कर दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। देन 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को कर दिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। देन 1858 के एक्ट में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को हमारा कर दिया वॉइस रॉय, जो कि थे लॉर्ड कैनिंग।
ओके। देन सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट वॉज एंडेड, BOC एंड COD अबॉलिश, मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। अगर मैं आपको बताऊं कि जो हमारे पिट्स इंडिया एक्ट में था, जो हमारा 1784 में था पिट्स इंडिया एक्ट, उसमें क्या करा गया था, उसमें जो EIC के दो फंक्शंस करे गए थे, कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल। जो कॉमर्शियल फंक्शंस थे उसको कौन कंट्रोल कर रहा था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एंड जो पॉलिटिकल फंक्शंस थे उसको देख रहा था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे जाके अबॉलिश कर दी जाती हैं, कहाँ पे, 1858 में। देन न्यू ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, ये अपॉइंट करे जाते हैं, जिसके अंदर 15 मेंबर्स होंगे ब्रिटिश कैबिनेट के। देन इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, इसमें क्या होता है, बिगनिंग ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूट बाय द एसोसिएटिंग इंडियंस इन द लॉ मेकिंग प्रोसेस। तो पहली बार क्या होता है, अगर आपने देखा हो तो उसमें क्या होता है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जो हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई थी, जो कि 1858 में बनाई गई थी, राइट। उसके बाद इसको ILC प्रमोट कर दिया था, ये सॉरी 1833 में। फिर इसके बाद ILC बना दिया था, जिसे हमने मिनी पार्लियामेंट बोला। फिर ये लोग क्या करते हैं कि 1861 में इसका रिप्रेजेंटेशन बढ़ा देते हैं, किसका, लोकल्स का, क्योंकि अगर लोकल्स नहीं होंगे लॉ मेकिंग प्रोसेस में तो क्या मतलब है, इंडिया में एक प्रॉपर लॉ मेकिंग प्रोसेस होना चाहिए, नहीं तो क्योस होगा। कैसा क्योस हुआ, जो 1857 में हुआ था। देन वायसरॉय नॉमिनेटेड सब इंडियंस ऑन नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, अभी भी क्या करा इन्होंने, इसमें लॉ मेकिंग प्रोसेस में इंक्लूड तो करा, बट दे वर नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। देन रीस्टोर्ड लेजिस्लेटिव पावर टू बॉम्बे एंड मद्रास, ठीक है, मतलब रीस्टोर कर दिया। अब आप देखोगे कि जब मैंने आपको बताया था इसमें यहाँ पे कि जो इसमें 1833 वाले में क्या करा गया था, पावर जो है टूवर्ड सेंट्रलाइज कर दी गई थी, ठीक है। इसमें क्या करा गया था, एबॉलिश कर दी थी पावर मद्रास और बॉम्बे की, ठीक है। ऐसे समझो, देखो मैं और क्लियर बताता हूँ आपको कि जो हमारा इसका कलर चेंज कर लेते हैं, 1 सेकेंड, हाँ 1833 में क्या था, इन्होंने पावर को सेंट्रलाइज करा कि भाई अब इनके ही कंट्रोल में सारी चीज़ें रहेंगी। अब चाहे वो ब्रिटिश क्राउन हो चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी हो, वैसे तो ब्रिटिश क्राउन के अंदर पूरी सेंट्रलाइज पावर ये लोग करने की कोशिश कर रहे थे, बट 1857 में ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा क्योस हो जाते हैं और फिर 1857 की क्रांति होती है। ये आपको पता है, आपने हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। जैसे ये क्रांति होती है तो 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लेके आती है, जिसे कहता है एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है। इसके अंदर क्या करते हैं, ये ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है वो एबॉलिश कर देते हैं और उसकी पावर्स को एबॉलिश कर देते हैं, और सारी पावर किसके पास चली जाती है, ब्रिटिश क्राउन के पावर। अब ब्रिटिश क्राउन जो है गेम खेलते हैं, वो ये क्या करते हैं, जो लॉ मेकिंग प्रोसेस होता है उसमें इंडिया को इंक्लूड कर देते हैं, बट क्या करते हैं, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स बना देते हैं। अब जैसे ही नॉन ऑफिशियल मेंबर्स बनाएंगे तो आप देखोगे कि ये क्या कर रहे हैं, मतलब पावर को डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं। अब ये डिसेंट्रलाइज का आपको एक एग्जांपल और देता हूँ, जो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि बिगनिंग ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंडियंस इन द लॉ मेकिंग प्रोसेस, पहला, एंड दूसरा रीस्टोर लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द बॉम्बे एंड मद्रास, मतलब इसके बाद बॉम्बे और मद्रास की पावर्स को जो है रीस्टोर कर देते हैं। तो मतलब नाउ दे केम टू द डिसेंट्रलाइजेशन पार्ट ऑफ द पावर्स, ठीक है। फिर रिकॉग्नाइज पोर्टफोलियो सिस्टम बाय द कैनिंग, तो पोर्टफोलियो सिस्टम भी चालू कर देते हैं, ठीक है, डिफरेंट पोर्टफोलियोज प्रेजेंट करते हैं। फिर एम्पावरिंग वाइसरॉय टू इशू ऑर्डिनेंस, मतलब ये ऑर्डिनेंस भी दे सकते हैं कि कहीं पे, जैसे अभी ऑर्डिनेंस हमारे गवर्नर लेके आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी 1861 में, ओके। अब इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, तो हमने देखा कि 1861 देख लिया। अब देखो इसमें ही 1892 में थोड़ी चीज़ें और डिसेंट्रलाइज करी जाएंगी, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो इंक्रीज द नंबर ऑफ एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, ठीक है। लेकिन अभी भी ऑफिशियल मेजॉरिटी किसकी रहेगी, अभी भी ऑफिशियल मेजॉरिटी ब्रिटिशर्स की रहेगी। इट इंक्रीजेज द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, इट इंक्रीजेज द फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड गेव देम द पावर ऑफ डिस्कसिंग बजट्स एंड एड्रेसिंग क्वेश्चंस टू द एग्जीक्यूटिव। तो अब देखो पहली चीज़ तो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की क्या करी गई, मेंबर्स को इंक्रीज़ कर दिया गया।
दूसरा इन्होंने क्या करा, दूसरा इन्होंने करा कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो फंक्शंस थे उसको इंक्रीज़ कर दिया। अब वो इंक्रीज़ कैसे करा कि भैया हाँ ठीक है, आप लोग क्या कर सकते हो, आप बजट डिस्कस कर सकते हो। और दूसरा क्या कर सकते हो, पहले बजट भी डिस्कस करने की परमिशन नहीं थी, अब आप बजट डिस्कस कर सकते हो किसमें, हमारे 1892 वाले एक्ट में। देन आप क्या कर सकते हो, एड्रेसिंग क्वेश्चंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स, मतलब जो भी हम उनके क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस को जो है आप एड्रेस करोगे। ठीक है, तो ये 1862 वाले एक्ट में कर दिया, सॉरी 92, हाँ सॉरी 92 वाले एक्ट में कर दिया। फिर इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। अब इसमें क्या करते हैं आप देखो, ये एक्ट जो भी आप देखोगे ना, जैसे ये 1892 में आया, ठीक है, उसके बाद 1902 में आ गया, मतलब अप्रोक्स 20 ईयर्स के गैप पे ये एक्ट्स आते थे। ठीक है, नाउ जो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 को, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, मॉर्ले मिंटे रिफॉर्म बोला जाता है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, जिसमें मॉर्ले जो थे हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और जो मिंटो थे ये हमारे वॉइस रॉय थे। अब इसमें क्या करते हैं, फिर इंक्रीज़ कर देते हैं साइज़ में लेजिस्लेटिव काउंसिल की, बोथ सेंट्रल ऑफिशियल मेजॉरिटी एंड प्रोविंशियल नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी में क्या करते हैं, ये जो है हमारी साइज़ को लेजिस्लेटिव काउंसिल की इंक्रीज़ कर देते हैं। अब जैसे यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, 1892 में हमसे बजट पे क्वेश्चंस पूछ रहे थे, आप दूसरे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, लेकिन अब इसमें क्या कर दिया गया, मेंबर्स के नाम सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस ऑल्सो। ठीक है, आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकते हो और कोई भी रिजोल्यूशन भी मूव कर सकते हो बजट पे। वोटिंग राइट्स दे दिए गए, वोटिंग फॉर द सेपरेट आइटम ऑन द बजट, मतलब बजट पे ही सेपरेट आप वोटिंग कर सकते हो। एसोसिएशन ऑफ द इंडियन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहली बार इंडिया को जो है वॉइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में क्या करा गया, इंडिया को फर्स्ट टाइम एसोसिएट करा गया। Who he was सत्येंद्र सिन्हा एज द फर्स्ट इंडियन टू जॉइन द वॉइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इंट्रोडक्शन ऑफ द सेपरेट इलेक्टोरेट, जैसे मुस्लिम मेंबर वर टू बी इलेक्टेड ओनली बाय द मुस्लिम वोटर्स, लीगलाइज कम्युनलिज्म। तो ये अभी आपको देखने मिलेगा कि सेपरेट वोटेड इलेक्टोरेट को भी इन्होंने प्रमोट करा और वहाँ पे क्या करा, लीगलाइज कम्युनलिज्म, मतलब मुस्लिम आदमी मुस्लिम को ही इलेक्ट करके वोट कर सकता है। फिर लॉर्ड मिंटो द फादर ऑफ द कम्युनल इलेक्टोरेट बोला जाता है। तो आपको ये समझ में आया 1909। ठीक है, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 आता है, उसमें क्या करते हैं, इसको बोलते हैं मॉन्टेज क्लेमसफोर्ड रिफॉर्म, जिसमें मॉन्टेग को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड क्लेमसफोर्ड वाज द वॉइसरॉय। सॉरी, तो फर्स्ट टाइम जो था वो गवर्नमेंट जो डिक्लेयर करती है, ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या डिक्लेयर करती है, उसकी ऑब्जेक्टिव वर्ड इंट्रोड्यूस टू रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं, दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स इंडिया। और वो क्या करते हैं कि डिमार्केट करते हैं किस चीज़ को, सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट को। व्हाट आर द सब्जेक्ट्स आर द जो भी आप कर रहे हो, कि मतलब फॉर एग्जांपल जैसे कि एजुकेशन है वो किसके पास रहेगा, हेल्थ है तो किसके पास रहेगा, डिफेंस है तो वो किसके पास रहेगा। तो इस हिसाब से क्या करा गया, सेग्रीगेशन ऑफ द सब्जेक्ट्स। तो पहला सब्जेक्ट सेंट्रल एंड सेकंड वाज द प्रोविंशियल सब्जेक्ट। तो जो मतलब कुल मिला के डायरकी लेके आ गए, डायरकी एट द प्रोविंस लेवल, किस पे, प्रोविंस लेवल पर डायरकी लेके आ गए कि जो सब्जेक्ट रहेंगे, पहला हमारा ट्रांसफर सब्जेक्ट एंड दूसरा रिजर्व सब्जेक्ट। ट्रांसफर सब्जेक्ट क्या थे, ये गवर्नर इनको एडमिनिस्ट्रेट करेंगे एंड विद द एड ऑफ द रिस्पॉन्सिबल ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसमें एजुकेशन, हेल्थ, लोकल गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, ये सारी चीज़ें ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट रहेंगी। पर रिजर्व सब्जेक्ट क्या रहेंगे, वो एडमिनिस्ट्रेट करेगा बाय गवर्नर एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जिसके अंदर आपकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं रिजर्व सब्जेक्ट में, जैसे लॉ हो गया, फाइनेंस वाली चीज़ें हो गई, लैंड रेवेन्यू हो गया, इरिगेशन हो गया, इस तरीके की चीज़ें जो आएंगी, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं रिजर्व्स वाली, वो ब्रिटिशर्स तो करेगा विद अंडर हिज गवर्नर तो करेंगी अंडर हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, बट जो ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट्स होते हैं वो कौन, विद द हेल्प ऑफ मिनिस्टर्स उसके रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। तो जैसे आपको भाई एजुकेशन है, एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ काउंसिल्स देख लेंगे आपस में, ठीक है, हेल्थ देख लेंगे, ठीक है, गवर्नर के जो विद द हेल्प ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, ऐसे पोर्टफोलियो जो है डिवाइड कर दिए गए। फिर इंट्रोड्यूस द बाईकैमरलिज्म
and direct election in the Indian Legislative Council, divided into upper house, the Council of State, and the lower house, Legislative Assembly. ये चीज़ क्लियर हुई आपको? तो बाई कैमरलिज्म लेके आए, ठीक है, कहाँ पे? इन द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल. देन सेपरेट इलेक्टोरेट लेके आए. पहले कम्युनलिज्म तो चालू ही हो गया था 1909 से ही, ठीक है. उसके बाद फिर यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट एक्सटेंड करते हैं. किसके लिए? सिख्स के लिए, क्रिश्चियंस के लिए, एंग्लो इंडियन के लिए एंड यूरोपियंस के लिए. फर्दर दे ग्रांटेड द फ्रेंचाइजी टू अ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, टैक्स एंड एजुकेशन. मतलब यहाँ पे वोटिंग राइट्स भी दे दिए. बट वोटिंग राइट्स किसको दिए? जिसके पास भाई पैसा होगा, ठीक है, प्रॉपर्टी होगी, टैक्स होगा, एजुकेशन होगी, सिर्फ वही लोग वोट कर सकते हैं. फिर क्रिएटेड अ न्यू ऑफिस ऑफ द हाई कमीशन फॉर इंडिया इन लंदन. देन एस्टेब्लिश्ड अ सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन इन 1926. देन एस्टेब्लिश्ड अ प्रोविंशियल एंड द सेंट्रल लेजिस्लेटिव फॉर द फर्स्ट टाइम. तो क्या करा गया? सेपरेट कर दिया बजट. किस किस का? सेंट्रल का एंड प्रोविंशियल का. देन अपॉइंटेड स्टैचुरी कमीशन आफ्टर 10 ईयर्स. ये बोला गया कि भाई इसमें 10 साल के बाद, मतलब 1919 के बाद, इसके 10 ईयर्स के बाद हम एक कमीशन को अपॉइंट करेंगे फॉर देखेंगे कि ये प्रोसेस जो भी करा है वो कैसे चल रहा है, उस टाइम पे क्या आवश्यकता है, ठीक है. तो अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा ग्लिम्स दे देता हूँ. जो हमने कार्टर एक्ट तो देख लिया था, जिसमें हमारे 3 एक्ट थे, 1813, 1833 एंड 1853. ये 20 ईयर्स की गैप में आए. देन फिर हमारे आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट. जो एक्ट हमारे चालू होते हैं 1961 से 1982 में. देन फिर आता है हमारा 1909 में एंड देन 1990 में. तो ये हमारे 4 एक्ट इसके अंदर आते हैं. तो आपको देखने पड़ेगा कि यहाँ पे ये सेंट्रलाइज पावर कर रहे थे, ठीक है, जिसमें सॉरी बॉम्बे एंड मद्रास की जो है वो क्या कर दिया गया? गैप कर दिया गया, मतलब उनकी पावर को एबॉलिश कर दिया गया. फिर उसके बाद री स्टेट पावर कर देते हैं. देन आप देखोगे यहाँ पे सेंट्रलाइज पावर कर दी 1858 के बाद. यहाँ पे एक एक्ट और होता है 1858 कोड का बनने, वहाँ से फिर सेंट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं. अब देखो यहाँ तक पूरा डिसेंट्रलाइज करते हैं पूरी पावर्स को. आप देखोगे इस पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया धीरे धीरे. फिर आता है आपका 1927. ओके, 1927 में क्या होता है कि जब 10 साल के बाद उसके बाद मैंडेट मिलता है. ये जो मैंडेट करते हैं इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 में. अब ये करते हैं, एक रिपोर्ट देते हैं ऑन कंडीशन ऑफ अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि भाई अभी तक जो हमने करे थे उनकी रिपोर्ट क्या है. तो अब उसमें 7 मेंबर्स होते हैं. अब उस 7 मेंबर्स में एक भी इंडियन नहीं होता. तो ये इशू क्रिएट कर देता है एंड क्रिएट अ क्योस. उस टाइम उसके सरदार जी की उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है. फिर ये रिकमेंड क्या करते हैं, हम ये चीज़ देखेंगे. 7 मेंबर्स, तो 7 मेंबर्स रिकमेंड करते हैं, वो करते हैं एबॉलिशन ऑफ द डायरकी. एबॉलिशन ऑफ द डायरकी मतलब डायरकी हमने देखा था कि जो सब्जेक्ट्स थे, कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे? ट्रांसफर्स एंड कौन से? रिजर्व सब्जेक्ट इन द प्रोविंसेस. देन इस्टेब्लिश ऑफ द फेडरेशन के भाई फेडरेशन का इस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए. कंटिन्यूशन ऑफ द कम्युनल इलेक्ट्रोट रहना चाहिए, मतलब जो कम्युनल इलेक्ट्रोट है उनको जो है क्या करना चाहिए? उसको कंटिन्यू रखना चाहिए. देन हम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है इसको भी हमें कि क्या करना चाहिए? इसको हमें प्रमोट करना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को. फिर टू डिस्कस द 3 प्रपोजल 3 RTCs, मतलब इन्होंने डिस्कस करा सॉरी टू डिस्कस दीज प्रपोजल्स 3 RTC मतलब 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस इन्होंने जो हैं वो क्या करी? डिस्कस करने की बात करी. बेस्ड ऑन दीज discussions, white paper on constitutional reform was prepared and presented at the joint select committee of British Parliament. ठीक है, तो ये डिस्कस करते हैं. वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म ये प्रिपेयर करते हैं एंड प्रेजेंटेड कर देते हैं जॉइंट सेलेक्ट कमेटी को ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट.
अब इनकी जो रिकमेंडेशंस होती हैं वो क्या करते हैं, वो इनकॉर्पोरेट कर देते हैं गवर्नमेंट ऑफ एक्ट ऑफ इंडिया में इन 1935। हाउएवर दिस एक्ट वाज नॉट इम्प्लीमेंटेड, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे फिर वर्ल्ड वॉर वगैरह भी चालू हो जाता है तो उसका भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है यहाँ पे। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लेके आते हैं 1935 में। अब इसमें क्या होता है, ऑल इंडिया फेडरेशन, जो कि कभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था, जो कि साइमन कमीशन ने रिकमेंड करा था। सब्जेक्ट वॉज डिवाइडेड इनटू 3 लिस्ट, फेडरल, प्रोविंस एंड रेसिडरी सब्जेक्ट। रेसिडरी वॉज द पावर गिवन टू द वाइसरॉय। अबॉलिश डायरकी कर दी इन द प्रोविंस एंड इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। एडॉप्टेड डायरकी एट द सेंटर, मतलब पहले प्रोविंशियल में दी थी जो कि 1919 में था, बट उसके बाद जो डायरकी थी वो अबॉलिश कर दी। कब अबॉलिश करी, वो अबॉलिश करी हमारी 1935 में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द साइमन कमीशन। देन एक्सटेंड फ्रेंचाइजी को एक्सटेंड कर दिया। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई एक्ट इन 1934, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल सर्विस कमीशन एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, सेंट्रल स्टेट एंड प्रोविंस, सेंट्रल एंड प्रोविंस एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट कराई गई, सॉरी इस्टेब्लिश करी गई। देन इस्टेब्लिश फेडरल कोर्ट इन 1937। फिर मॉरिस गेयर वॉज फर्स्ट चीफ जस्टिस, ये हमारे फेडरल कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस थे। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी वॉट इंट्रोड्यूस दिस एक्ट वेस्टेड द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द प्रोविंस इन द गवर्नर एंड ऑफ सेंटर एंड गवर्नर जनरल ऑफ द बिहाफ ऑफ द क्राउन। तो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी भी इंट्रोड्यूस कर दी गई। देन प्रेसिडेंट पावर टू प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस इन अंडर आर्टिकल 123। जो ऑर्डिनेंस अभी भी हम जो है क्या करते हैं लेके आते हैं। कौन लेके आता है वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। देन इंस्पायर्ड बाय द 1935, मतलब मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि 1935 एक्ट से हमने काफ़ी सारी प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ले रखे हैं, और उसी का एक एग्जांपल है ऑर्डिनेंस, ठीक है, अंडर आर्टिकल 123। बुर्मा वॉज सेपरेट फ्रॉम इंडिया अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। तो ये चीज़ भी होती है कि जो हमारा प्रोविजंस होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के, वो 1935 में उसके थ्रू क्या होता है, बुर्मा वॉज सेपरेटेड, ठीक है। अब इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। अब मतलब इतना क्योस होने के बाद 1935 के बाद, उसके बाद जितने भी सोशल मूवमेंट चल रहे थे हमारे, उसके बाद फाइनली ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक एक्ट आता है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, जहाँ पे इंडिया को डिक्लेयर कर दिया जाता है एज ए इंडिपेंडेंट नेशन एंड सॉवरेन स्टेट फ्रॉम अगस्त 15, 1947 में, ठीक है, आफ्टर इन द माउंटबेटन प्लान, ठीक है। पार्टीशन ऑफ इंडिया इनटू 2 डोमिनियन, पाकिस्तान एंड इंडिया, एंड अबॉलिश वाइसरॉय एंड ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, इनको भी अबॉलिश कर दिया जाता है। एम्पावर्ड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, उनको एम्पावर करा जाता है टू फ्रेम एंड अडॉप्ट एनी कॉन्स्टिट्यूशन विच एवर इवेंट एंड रिपील एनी लॉ एंड एक्ट इंक्लूडिंग द इंडिपेंडेंस एक्ट इटसेल्फ। फिर लैप्स ऑफ पैरामाउंटेसी की भी लैप्स हो जाता है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल नॉमिनल हेड बनते हैं एंड ड्रॉप द टाइटल ऑफ द एम्परर ऑफ इंडिया, ये भी टाइटल को ड्रॉप कर दिया जाता है। देन फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज लॉर्ड माउंटबेटन एंड द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज सी राजगोपालाचारी। ओके, देन we will be discussing the next chapter on the constitution। अब हमने क्या देखा, हमने देखा कि हमने क्या करा है, हमने पढ़ा है इस टाइम पे क्या बैकग्राउंड कि कैसे लीगल फ्रेमवर्क को ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है, कैसे एडॉप्ट करती है एंड अप्लाई करती है इन द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट एंड प्लस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया में। तो आप देखोगे कि मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ सीधा सीधा कि हमारे जो कुछ एक्ट आए थे 1773 में, जो हमारा रेगुलेटिंग एक्ट आया था टू रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनी, उस टाइम पे ये ट्रेडिंग कंपनी थी और मतलब और टेरिटोरियल पावर भी बन चुका था। देन हमारे उसको रेगुलेट करने के लिए 1774 में फिर एक एक्ट लेके आते हैं। फिर हमारा कुछ एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है 1881 में। देन 1882 में हमारा फिर एक एक्ट आता है
ठीक है, जैसे हमने बोला, सॉरी, हाँ वेट, 1881 में हमारा एक एक्ट आता है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। फिर हमारा एक्ट आता है कौन सा, कार्टर एक्ट। वो कार्टर एक्ट आता है हमारा 1813 में। देन हमारा एक एक्ट आता है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है हमारा, वेट आई एम फॉरगेटिंग दिस वन, लेट मी चेक, यस 1781 में, 1781 में हमारा एक एक्ट आता है जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट बोलते हैं एक्चुअली। ठीक है, मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। हाँ, तो कहाँ थे, हाँ रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 में। फिर हमारा पिट्स इंडिया एक्ट आता है 1784 में, लेकिन इसके बीच में हमारा एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है जो कि डिले करते हैं 1781 में। देन हमारा सिटी वो कार्टर एक्ट आता है 1813 में। फिर सेकंड हमारा कार्टर एक्ट आता है 1833 में। देन फिर एक और कार्टर एक्ट आता है 1853 में। तो हमारे 3 कार्टर एक्ट आते हैं जिसमें हम सेंट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं, बट उसके बाद फिर क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस चालू हो जाती है जिसमें सिविल सर्विसेज बाकी सी चीज़ें होती हैं 1857 में। फिर हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है जो सबसे पहला 1858 में आता है, आफ्टर 1857 की म्यूटिनी के बाद। उसके बाद फिर 1861, 1892, इसमें हम क्या करेंगे, हम सेंट्रलाइज करने की पावर, सॉरी डिसेंट्रलाइज करते हैं पावर को। देन फिर 1909, फिर 1919, देन 1935 एक्ट वाला आता है। फाइनली 1947 में हमें आज़ादी मिल जाती है। तो ये सारे एक्ट हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट होते हैं। देन इंडिपेंडेंस इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 अकॉर्डिंग माउंटबेटन प्लान, ये हमारा आता है। तो दीज वर द chronology and legality frameworks which taken by the government for the functioning of the British government and the administration of India. Okay, so this is all in this lecture. Thank you.